हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हर्षवर्धन चैप्टर। तो हमने पढ़ा दिया है आपको, पिछले वीडियो में आपको चैप्टर पूरा का पूरा हर्षवर्धन चैप्टर मैंने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ। आप लोग जाके उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ हम लोग के साथ 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएं। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसको करवाया जाता है। और इस तरह से हम पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग ये लास्ट वीडियो है, एंशियंट हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो है। और उसके बाद अगली वीडियो में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा आपका मिडावल हिस्ट्री से। और मिडावल हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग का स्टार्ट किया जाएगा पूरा मैप के द्वारा। ठीक है, पूरा मैप के द्वारा आप लोग को समझा के किस प्रकार से अरबी लोग आक्रमण किए थे, किस तरह से अरबी मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम किस एरिया से आए थे भारत में। ठीक है, पूरे डायग्राम के साथ और पूरा पिक्चर के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, और पूरा स्लाइड में हर आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के चैप्टर का पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग इस 40 प्रश्न को कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिडावल हिस्ट्री स्टार्ट करके उसमें हम लोग तुर्की और मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग हर्षवर्धन के 40 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन का पहला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, या मौर्य वंश, या चोल वंश। तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन जो थे उनके पिता का नाम क्या थे? प्रभाकर वर्धन, या ग्रहम वर्मा, या राज्यवर्धन, या देवगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर वर्धन नाम थे इनके पिता का नाम। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये राजवर्धन इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई थे। ठीक है, राजवर्धन इनके बड़े भाई थे। ये ग्राहम वर्मा जो थे इनके इनके पति के हस्बैंड थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन की बहन जो थे उनके पति थे ये ग्राम वर्मा। और देवगुप्त वो थे जो कि देवगुप्त ने क्या किया था, ग्राम वर्मा की हत्या कर दी थी। आगे हमने चैप्टर में पूरी डिटेल में बताया, हालांकि मैंने यहाँ तो थोड़ा सा सैम्पल बता दिया हूँ कि क्या थे, लेकिन मैंने चैप्टर में बहुत ही डिटेल में कैसे मारा गया, कैसे हर्षवर्धन ने अपना आगे का राज संभाला, पूरी डिटेल में बताया गया अच्छे तरीके से। आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? हर्षवर्धन की माता का नाम राजश्री, या कादम्बरी, या सोमती, या प्रभावती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोमती थी। इसकी माता का नाम क्या था? यशोमती। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? देखिए यहाँ पे भी आ गया वो क्वेश्चन, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजवर्धन था। क्या था? राजवर्धन था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? देखिए, हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम वर्मा। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आपको देखे जा रहे हैं, यहीं से आप लोगों का कहानी स्टार्ट है। आप लोग एक बार चैप्टर को जरूर देखिए, पिछली वीडियो में जाके हर्षवर्धन चैप्टर को एक बार जरूर से जरूर देखें, तब आप लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग का कहानी एक सीधे ओर से स्टार्ट होते द एंड कैसे होता है। पूरी हर्षवर्धन की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, आप लोग जरूर से जरूर देखें। और इस चैनल को जरूर से जरूर हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज के राजा ग्रहम वर्मा की हत्या किसने की थी? कन्नौज के जो राजा ग्रहम वर्मा थे उसकी हत्या किसने कर दी थी? शशांक ने, या पुलकेशिन द्वितीय ने, या देवगुप्त ने, या प्रभाकर वर्धन ने। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगुप्त ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देवगुप्त की हत्या किसने की थी? देवगुप्त की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने, बाणभट्ट ने, राजवर्धन ने, या वैनसांग ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजवर्धन ने कर दिया था। ये राजवर्धन कौन थे? ये हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या इसलिए किया था, इसके पीछे कारण थे, क्योंकि देवगुप्त क्या किया था, देवगुप्त ने राजवर्धन की जो बहन थी उसके पति की हत्या कर दी थी। कौन? देवगुप्त। इस वजह से राजवर्धन ने इसको मार दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, चैप्टर में आप लोग जरूर से जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, राजवर्धन को धोखे से हत्या किसने की? देखिए, राजवर्धन को जो धोखे से, राजवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई, इसकी धोखे से हत्या किसने कर दी?
इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, देवगुप्त ने किया या पुलकेशिन द्वितीय ने या शशांक ने या ग्रहम वर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा शशांक। ये गौर के राजा शशांक थे, यही शशांक थे जो इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिए थे, बोधि वृक्ष को कटवा दिए थे। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? देखिए, हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पे कब बैठा? जब इनके राजवर्धन, इसके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी गई थी, तब ये मात्र 16 वर्ष का था। हर्षवर्धन कितने साल का? 16 वर्ष का था। उस समय इसको थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। तो ईस्वी कब था? ऑप्शन नंबर है 600 ईस्वी, 630 ईस्वी में, या 606 ईस्वी में, या 645 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पे बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहाँ बनाई? सबसे पहले जब ये गद्दी पे बैठे तो उसके बाद इसने अपनी राजधानी को बदल दिया। राजधानी जो थानेश्वर था उसको बदल कर कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया गया, या नालंदा कर दिया गया, या कन्नौज कर दिया गया, या वल्लभी कर दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कहाँ से? तो थानेश्वर से बदल के कन्नौज बना लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री जो था वैनसांग, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या समुद्रगुप्त के दरबार में, या हर्षवर्धन के दरबार में, या अशोक के दरबार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वैनसांग जो आया था भारत, वो कब आया था? इसमें पूछा जा रहा है 606 ईस्वी में, या 645 ईस्वी में, 630 ईस्वी में, या 650 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 630 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में। कौन आया था? तो वैनसांग आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैनसांग ने भारत में लगभग कितने वर्षों तक अध्ययन किया? वैनसांग जो है भारत में लगभग कितने वर्षों तक अध्ययन किया? 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने 15 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, वो भी कहाँ? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। इन्होंने नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए इन्होंने 15 वर्ष तक यहाँ पे लिखे रुका था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वैनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? इन्होंने 15 साल जो यहाँ भारत में रहे थे, तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। तो उस पुस्तक का नाम क्या था? हर्षचरित, या कादम्बरी, या सियुकी, या रत्नावली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने सियुकी नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? तो वैनसांग ने किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, या मेगास्थनीज को, या वैनसांग को, या इत्सिक को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए, वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, या विक्रमशिला में, या नालंदा विश्वविद्यालय में, या वल्लभी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहाँ किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपना लिया था? देखिए, हर्षवर्धन जो है किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, और वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले ये शिव शैव धर्म को मानते थे हर्षवर्धन, लेकिन बाद में वैनसांग के से प्रेरित होकर इन्होंने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है? देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय की शिक्षा दी थी। हमने जब बौद्ध धर्म चैप्टर पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी। देखिए, बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां थी? 4 बौद्ध संगति, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी ना, तो उस समय 2 संप्रदायों का विभाजन होता। पहला संप्रदाय था हेनियान, हीनयान, और दूसरा संप्रदाय था महायान। ठीक है, महायान।
हीनयान होगा, ठीक है, हीनयान और महायान संप्रदाय। तो ये दोनों क्या है, दोनों तो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि नालंदा में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा तो दी ही जाती थी, लेकिन उसमें भी बौद्ध धर्म में कौन सी संप्रदाय का। इसमें ऑप्शन है हीनयान, महायान, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए सवाल को बेसिक से अच्छे तरीके से देखते हुए करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में कौन प्रसिद्ध दरबारी कवि रहते थे। हर्षवर्धन के जो दरबार में कौन प्रसिद्ध दरबारी कवि रहते थे, कौन कालिदास थे या तुलसीदास या बाणभट्ट या चंडीदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट थे। इसके दरबार में दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के दरबार में, ये जो हर्षवर्धन है इनके दरबार में कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित नामक ग्रंथ किस रचना की रचना किसने की थी। मतलब हर्षचरित नामक जो ग्रंथ की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने, वैनसांग ने, बाणभट्ट ने या पुलकेशिन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी। और हर्षचरित्र में किसका विवरण है, हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में है, हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में, हर्षवर्धन की जीवन चरित्र के बारे में पूरा लिखा गया है यह हर्षचरित्र में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कादम्बरी पुस्तक के रचिता कौन है। ये जो कादम्बरी पुस्तक है इसके रचिता कौन है, बाणभट्ट है, कालिदास है या हर्षवर्धन है या भवभूति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट, ठीक है। और ये पिछले वीडियो में देखिए हर्षचरित्र नामक की रचना भी किसने किया था, हर्षचरित्र भी लिखा है बाणभट्ट। और ये जो कादम्बरी जो है इसको भी किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना गया है, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या अशोक को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन को हिंदू सम्राट माना गया अंतिम। अगला प्रश्न देखते हैं। बोधि वृक्ष को किसने काटा था। देखिए बोधि वृक्ष को किसने काटा था, देवगुप्त ने या पुलकेशिन ने या शशांक गौर के राजा, मतलब शशांक, नरेश मतलब होता है, नरेश मतलब होता है राजा, ठीक है। तो गौर के राजा शशांक ने या ग्रहम वर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा शशांक। गौर के राजा जो शशांक थे उन्होंने क्या किया था, बोधि वृक्ष को काटवा दिया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया। देखिए नर्मदा नदी के किनारे जो हर्षवर्धन को किसने पराजित कर दिया था, तो पुलकेशिन प्रथम ने या कीर्तिवर्मन ने या पुलकेशिन द्वितीय ने या मंगलेश ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने ही इसको नर्मदा नदी के किनारे पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक या पुस्तक कौन सी है। हर्षवर्धन द्वारा पुस्तक कौन सी रचित किया गया था, प्रियदर्शिका, नागानंद या रत्नावली या उपकृत सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है कि प्रियदर्शिका और नागानंद और रत्नावली इन तीनों की रचना किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने ही की थी। हर्षवर्धन एक कवि भी थी, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है, मतलब प्रियदर्शिका, रत्नावली, कादम्बरी या नागानंद, इन चारों में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कादम्बरी। कादम्बरी को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, लेकिन प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद को हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व का मुख्य आधार क्या था। देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य में उस समय राजस्व का मुख्य आधार क्या था, व्यापार था, व्यापार कर या खान कर या कृषि कर या चुंगी कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कर था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि कर। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष काल में कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था। मतलब उस समय कितना भाग कर के रूप में लिया जाता है, 1/3 भाग या 1/4 भाग या 1/6 भाग या 1/10 भाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग लिया जाता था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के प्रशासन में हिरण्यकर का क्या तात्पर्य था? मतलब हर्षवर्धन के शासन काल में एक हिरण्यकर था। क्या था? एक हिरण्यकर था। उस कर का क्या तात्पर्य था? उसका मतलब क्या होता था? नगद का भुगतान कर, या राजा को उपहार में दिया जाता, या फसल उत्पादन हिस्सा, या धार्मिक कर था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगद भुगतान कर। मतलब यह कर का मतलब होता है, हिरण्य कर का अर्थ होता है कि आपको नगद में पैसे देने पड़ेंगे, नगद में भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में भाग कर, जो भाग कर है, से क्या अभिप्राय है? भाग कर का मतलब क्या है? नगद कर, या आयात कर, या फसल उत्पादन में हिस्सा, या भूमि कर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने फसल उत्पादन में हिस्सा, मतलब फसल का जितना उत्पादन में हिस्सा होता था उसी को क्या बोलते थे? भाग कर बोलते थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में बलि क्या था? बलि क्या था? तो पशु बलि, या युद्ध कर था, या राजा को मिलने वाला उपहार था, या सैन्य कर था? ये क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा को मिलने वाले उपहार को क्या बोलते हैं? बलि। ठीक है, बलि कर बोलते हैं। बलि कर, यही क्या है? बलि कर भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजा को मिलने वाला उपहार। ठीक है, जैसे कि किसी के पास कोई उपहार के रूप में, जैसे कोई भी सामान राजा को देते थे, चाहे फल ही हो गया, चाहे सब्जी हो गया, कुछ उपहार के रूप में, तो उसी उसी वो क्या, उसको क्या कहा जाता था? तो बलि कर कहा जाता था। ठीक है, इस बात को आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की राज की आय को कितने भागों में बांटा गया? हर्षवर्धन की जो राज की आय था उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, या 4 भागों में, या 3 भागों में, या 5 भागों में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे 4 भागों में बांटा गया था। देखिए, ये जो राज की आय था हर्षवर्धन की, उसको 4 भागों में बांटा गया, और 4 भागों में ये डिस्ट्रीब्यूट राजा के लिए दिया जाता था। ठीक है, वे और क्या बोलते हैं, उसका अधिकारी के लिए कुछ दिए जाते थे, और जो बुक वगैरह सब लिखते थे उसके लिए दिए जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से चार चार प्रकार हैं। इस प्रकार से आप लोग चैप्टर में जाके देखिए पूरा डिटेल में, इसका भी 4 भाग में कौन कौन से भाग होते हैं, सारे का सारा डिटेल हमने पूरे चैप्टर में स्लाइड के रूप में और आपको पिक्चर के रूप में समझाया गया है। ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की राज की आय का एक भाग किस पर खर्च होता था? 4 भाग जो था तो उसमें एक भाग किस पर खर्च होता था? राजा के खर्च पर, या अधिकारियों व धार्मिक कार्यों पर, या विद्वानों के लिए, या उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपर्युक्त में से सभी। देखिए, मतलब देखिए 4 भाग हुआ करता था। राज की आय कितना था? 4 भाग। देख सकते हैं यहाँ पे बताया हम कि 4 भाग था इसका। तो 4 भागों में से बोला जाए कि किस भाग पर खर्च होता था, इस पे भी खर्च होता, राजा के भी खर्च दिया जाता, अधिकारियों और धार्मिक कार्यों के लिए जाता, और विद्वानों के लिए भी दिया जाता। देखिए यहीं पे 4 हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अधिकारी हो गया, तीसरा ये धार्मिक कार्यों के लिए भी दिया जाता, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखें। 1 2 3 4, मतलब 4 कार्य हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैनसांग भारत से चीन वापस कब लौटा? वैनसांग जब 15 साल तक इंडिया में रहा, भारत में रहा, तो उसके बाद जब लौटा तो वो कब लौटा चीन? तो 630 ईस्वी में, 645 ईस्वी में, 640 ईस्वी में, 655 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 645 ईस्वी में वैनसांग भारत से वापस चीन लौट गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित था? हर्षवर्धन का साम्राज्य मतलब किस क्षेत्र तक सीमित था? तो दक्षिण भारत में था, या पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, या पश्चिम भारत में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य उत्तर भारत में ही था, दक्षिण भारत में नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ उत्तर भारत में ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रांत हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब, उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा प्रांत हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष में नियंत्रण में था? तो पंजाब था, राजस्थान था, बिहार, ये सभी क्या था? इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में पता है कौन था? अप्रत्यक्ष नियंत्रण में एक कश्मीर जो था ना, ऊपर में सबसे, कश्मीर जो था ऊपर में,
सबसे ऊपर जो था वही अप्रत्यक्ष नियंत्रण में, नियंत्रण तो यहाँ भी था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था कश्मीर में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था, वो भी प्रश्न आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया? हर्ष चरित्र जो है उसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है? हर्षवर्धन की जीवनी का, चाणक्य नीति का, या बुद्ध के उपदेश का, या गुप्त साम्राज्य का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा गया। किसमें? तो हर्ष चरित्र में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसका वर्णन है? बाणभट्ट जो कादम्बरी बुक जो लिखी है उसमें क्या क्या लिखा गया, उसमें क्या वर्णन है? प्रेम, पुनर्जन्म, या भाग, बौद्ध दर्शन, या युद्ध कौशल के बारे में, या राजनीतिक सिद्धांत के बारे में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम, पुनर्जन्म और भाग के बारे में लिखा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मतलब पुष्यभूति वंश का सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या था? कन्नौज था, या पाटलिपुत्र था, या थानेश्वर था, या वल्लभी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर पहली राजधानी थी, बाद में इन्होंने कन्नौज बदल लिया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का 40 का 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हर्षवर्धन से रिलेटेड हो गया पूरा का पूरा। और हर्षवर्धन चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप उसके चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू लगाइए। उसके बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग का एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। और अब जो स्टार्ट होगा हम लोग का मिडावल हिस्ट्री, ठीक है। आप लोग का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया हूँ, आप लोग वीडियो में जाके पूरा कंप्लीट करिए। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी के आधार पे कंप्लीट करवाया गया। एनसीईआरटी के आधार पे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, और वही एनसीईआरटी के आधार पे आप लोग का पूरा मिडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। हम आपको पूरे हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा एनसीईआरटी के आधार पे समझाऊंगा, और बढ़िया तरीके से आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, हमें सपोर्ट करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग मिडावल हिस्ट्री से, जिसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और उसमें भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जबरदस्त तरीके से हम लोग का तैयारी होगा। और कहीं भी एक प्रश्न उसमें समझने की बात नहीं होगी कि आप लोग नहीं समझे। आप लोग कंटेंट पहले देख लीजिए, कंटेंट आप लोग को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि हम लोग को क्या यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग जब कंटेंट देखिएगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पिक्चर के साथ और पूरा एक्सप्लेन के साथ हर एक लाइन को समझाया जाता है। इसलिए आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखें, और उसके बाद आप खुद आप डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं मिडावल हिस्ट्री से। तो धन्यवाद, यहीं पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।